Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 खत्म किया था जिसका नाम था प्रत्यावर्ती धारा, राइट। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या नाम है? चैप्टर नंबर 7 तक, कहां तक? चैप्टर नंबर 7 तक हम लोगों ने विद्युत के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने चुंबकत्व के बारे में पढ़ा, विद्युत पढ़ा, चुंबक पढ़ा। अब चैप्टर 8 में विद्युत और चुंबक दोनों मिल जाएंगे तो उससे बन जाएंगी विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर? क्या बन जाएंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगें। कोई अगर आपसे पूछे तरंगें कितने प्रकार की होती हैं तो उसको बोलना कि भैया तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं तरंगें? 2 प्रकार की तरंगें होती हैं। एक होती है यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या बोला मैंने? यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम समझते हो आप लोग? हाँ, हमारे चारों तरफ माध्यम है। क्या है? हवा। हम लोग चारों तरफ जिस चीज से घिरे हुए हैं वो क्या है? हवा है ना। यानी हमारे चारों तरफ जो माध्यम है वो कौन है? हवा। जो बात बोल रहा हूं आप लोगों को पल्ले पड़ रही है? क्लियर है? हमारे चारों तरफ माध्यम क्या है? हवा। बात समझ में आ रही है सभी को? देखो, जैसे सपोज करिए कोई जंगला बना हुआ है, वहां पर मैं बोलूं इस दीवार पे चढ़ जाओ और ऊपर जो छत है उसको छू लो, तो आप छू पाओगे? क्योंकि आपके लिए सहारा मौजूद है, वो जंगला पैर वेर रख रखा के आप पहुंच जाओगे। लेकिन मैं बोलूं डायरेक्ट छू लो तो छू पाओगे? नहीं छू पाओगे ना, क्योंकि वहां पर कोई सहारा ही नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। सही बोल रहा? तो भैया यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें वो तरंगें होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसी तरंगों को हम लोग यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें कहते हैं। जैसे कि ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें। मैं यहां से जो भी बोल रहा हूं वो आप तक जा रहा है? जा रहा है ना? जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं, जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो सहारा ले रही है किस चीज का? हवा का। और हवा की वजह से आप तक मेरी आवाज जा रही है। अगर हम लोग चंद्रमा पे होते और मैं आपसे ऐसे ही बात कर रहा होता तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। कारण वहां पर कोई माध्यम ही उपस्थित नहीं है हमारे चारों तरफ, वहां पर हवा भी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो वहां पर हम लोग अगर ऐसे आपस में बात करते तो हमें एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती। इसीलिए आपने देखा होगा अंतरिक्ष यात्रियों के जब चित्र दिखाते हैं तो उसमें कान पे हेडफोन सा लगा रहता है। तो क्यों लगा रहता है? जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से बात कर पाए। अदरवाइज सामान्य रूप से बात करेंगे तो हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी। जो रामायण बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है? क्लियर? तो मैंने पहला बोला, समझ में आया? यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें कहा जाता है। दूसरी तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ऐसी तरंगों को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर? सूर्य से जितनी भी तरंगें आपको प्राप्त हो रही हैं वो सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात समझते हो? जहां कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वहां निर्वात बोलते हैं हम लोग। समझ में आ रही है बस? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? किसी ने भी पूछ लिया आपसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें समझ में आए कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे निर्वात में भी गमन कर सकते हो। यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें कौन सी होती हैं? हाँ, क्लियर है? विद्युत चुंबकीय तरंगें, सूर्य से आपको जितनी भी तरंगें प्राप्त हो रही हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती हैं। हम लोग पढ़ेंगे भी, आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे। सूर्य से हमें दुनिया भर की तरंगें प्राप्त होती हैं, जिनमें से गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, माइक्रो तरंगें, रेडियो तरंगें, ये सब हमें सूर्य से प्राप्त हो रही हैं। और ये सारी की सारी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें। क्लियर है? जो रामायण बोली आपको समझ में आई? फटाफट इतना पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने बेटा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? समझाइए। नाम में परिभाषा छुपी हुई है, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो विद्युत दोलन, विद्युत यानी विद्युत दोलन
चुंबकीय यानी चुंबकीय दोलन। वे तरंगें जो विद्युत दोलन और चुंबकीय दोलनों से मिलकर बनी होती हैं, तो उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। सुनते जाना, परिभाषा तो अभी 2-5 मिनट बाद आएगी आपको समझ में, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग ऑन द बोर्ड जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको याद है आपने पिछला चैप्टर 7 खत्म किया है। प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण क्या बनाते थे हम लोग बार बार? V बराबर साइन ओमेगा टी। ये विभव जो था प्रत्यावर्ती विभव था या दिष्ट विभव था? क्यों बोलते हो आप इसे प्रत्यावर्ती विभव? क्योंकि इसका मान परिवर्तित होता है। किसके हिसाब से? समय के हिसाब से। समय बदलता जाएगा, विभव बदलता जाएगा, तो इसे प्रत्यावर्ती विभव या परिवर्ती विभव भी बोल सकता हूं, है ना। ये परिवर्ती विभव का समीकरण है। कोई कहे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का समीकरण, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का समीकरण ये हो जाएगा। कोई बोले परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ये हो जाएगा। नहीं यही बात समझ? जैसे V0 या विभव का शिखरमान होता है, या E0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शिखरमान हो गया, B0 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का शिखरमान हो गया, कहानी सब वही है। क्लियर? ये काय का समीकरण है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का। ये काय का समीकरण है? हाँ, परिवर्ती वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आई बात? अच्छा, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो एक बात बताओ, 5 रुपए में से 3 रुपए घटाऊंगा तो क्या आएगा? 2 संतरे, 2 रुपए, पूरा बोलो, है ना। रुपए में से रुपए घटाऊंगा तो रुपए ही मिलेंगे, मानते हो? समय में से समय घटाऊंगा तो समय ही मिलेगा। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी को x लिख दो, समय को t लिख दो। t इधर लाऊंगा तो समय बराबर दूरी बटे 4, v नीचे आ जाएगा। प्रकाश की चाल को हम लोग c से भी प्रदर्शित करते हैं, तो मैं t बराबर x/c भी लिख सकता हूं। मैंने कछु गलत करता हूं? समझ में आ रही बात? ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का समीकरण है। कुछ लोग इस समीकरण को ऐसे भी लिख देते हैं, तो डर मत जाना, क्योंकि दूरी बटे 4 क्या है? समय ही तो होता है। तो ये भी समय है, ये भी समय। समय में से समय घटाऊंगा तो समय ही तो बचेगा। नहीं यही बात समझ? क्लियर है? ऐसे ही इसको क्या लिख सकता हूं? समझ में नहीं आई? क्लियर? ये जो समीकरण है ये साइंटिस्ट मैक्सवेल ने दिए। किसने दिए? मैक्सवेल ने दिए। क्लियर? कहानी से मैक्सवेल वैज्ञानिक का नाम है। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? अच्छी बात है। अगर प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र का शिखरमान और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के शिखरमान का आपस में भाग दे दोगे तो इससे आपकी प्रकाश की चाल आ जाती है। सूत्र है ये, C बराबर E0 बटे V0। चाहे ऐसे कर लो, चाहे इन दोनों का भाग कर दो, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो ज्यादा रामायण नहीं समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रत्यावर्ती विभव का जब समीकरण बनाता था, समीकरण ऐसे लिखता था, तो इसका ग्राफ बनाता था मैं। कैसे बनाता था इसका ग्राफ? याद है आप लोगों को? कैसे बनाता था बताओ जरा। ये ऐसे ही तो बनाता था, अगर आपको याद हो तो। मैं ऐसे करके रफ बना देता हूँ, फेयर अवेयर करूंगा। ऐसे ही तो बनाता था। सही बोल रहा हूं? सबको समझ में आती है ये बात जो मैंने बनाई है? मुझे ये बता दो, प्रत्यावर्ती विभव का ग्राफ ऐसे बनाते थे आप। यहाँ पर ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का ग्राफ है, यानी ये परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बोल दो या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। क्लियर? मुझे बता सकते हो ये जो दोलन है ये किस तरफ जा रहे हैं? एक्स अक्ष की दिशा में जा रहे हैं, यानी ये पूरी तरंग इस तरफ जा रही है। क्लियर? तो ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा। क्या है ये? क्या है ये? हाँ, ये तरंग संचरण किस दिशा में हो रहा है? इस तरफ। समझ गए? सोच लो, सोच लो। आगे सोचो, हम सोचो। अगर इतने ध्यान रखना, रेवड़ी सी बट जाएगी, हाल ही परिभाषा समझ में सोमी आवेगी। समझ रहे हो? हेमराज लल्ला कल ते मोही फात रहोगे, कछु है नहीं पावे हो।
ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, रट्टापंती करोगे तो आगे खुद ही निपटोगे, हमाओ का चुना नहीं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, क्लियर है? और जेड अक्ष ऐसे ही तो होगा, ये सब लोग मार्क कर देख पा रहे हैं, ये जेड अक्ष ऐसे ही तो होगा। भाषा समझ में आ रही है सभी को? जेड अक्ष ऐसे ही होगा। बोर्ड पे बना सकता हूं क्या ऐसे जेड अक्ष? नहीं बना सकता। चलिए, तो यहां पर बोर्ड पे तो नहीं बना सकता, तो मैं इसे ऐसे दिखा दूं, जेड अक्ष जो ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये वास्तव में कैसे है? ऐसे है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई है। आ गई सभी को? अच्छी बात है। फिलहाल आप जेड अक्ष को भूल जाओ, ठीक है? जेड अक्ष को भूल जाओ और मुझे ये बताओ, ये जो मैं आपको यहां पर कागज दिखा रहा हूं, ये कागज देख पा रहे हैं आप सब लोग? ये पेपर देख पा रहे हैं? मुझे बता सकते हैं ये कागज कौन से तल में रखा हुआ है? एक्स वाई तल में रखा हुआ है, क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है। बोला भैया? अच्छा, कायदे से भैया जेड अक्ष कैसे है, जरा इशारे से बताना जेड अक्ष कैसे है? जेड अक्ष ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताना कागज कौन से तल में रखा हुआ है? ये कागज देख रहे हैं आप? ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एक्स जेड तल में रखा हुआ है। भाषा समझ में आ रही है सेकंड में? अच्छी बात है। तो गौर से देखिए, यहां पर मैं ये दोलन बना रहा हूं, क्लियर? ये विद्युत क्षेत्र के दोलन बनाए हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र का शिखरमान हो गया E0। बोलो, यही तो बोलते थे। इसमें तरंग संचरण की दिशा किस तरफ है? अच्छा, एक्स अक्ष की ओर है। मतलब आप लोगों के हिसाब से ये जो है, ये तरंग संचरण की दिशा है। सही जा रहा हूं मैं? तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा इस तरफ है। सही बोल रहा हूं? नजारा समझ में आ रहा है सभी को? अच्छी बात है। ये काय के दोलन है? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन। काय के दोलन है? हाँ, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर कौन से तल में बन रहे हैं बता सकते हो? एक्स वाई तल में बनेगा, बोर्ड पे ही तो बनाए हो। बोर्ड कौन सा तल हो गया? एक्स और वाई। जेड तो बाहर निकल रहा हो। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात हवा में करूंगा, वो समझ नहीं आएगी, इसलिए ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। तैयार हो आप सब लोग? अच्छी बात है। अब आप गौर से देखिएगा सब लोग, थोड़ा ध्यान से, यहां पर जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये मुझे समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र के दोलन है। ये जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के दोलन है, वो कौन से तल में है? एक्स वाई तल में। कौन से तल में है? एक्स वाई तल में। सबको बात समझ में आ गई सभी को? अच्छी बात है। सब लोग गौर से देखिए, ये दोलन आपको नजर आ रहे हैं? इसी टाइप के ही तो दोलन मैंने ये बनाए हैं। ये तो विद्युत क्षेत्र के दोलन हो गए। अब मैं जो अगले दोलन बना रहा हूं, वो कायदे से मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता। उसका कारण है, क्योंकि मुझे अब जो दोलन बनाने हैं वो एक्स जेड तल में बनाने हैं। अब आप खुद ही सोचो कैसे बनेंगे एक्स जेड तल में, यानी तल ऐसा होना चाहिए। सही बोल रहा हूं? बोलो भैया। अब आप गौर से देखिए, ये जो दोलन मेरे हाथ में कागज पे बने हुए, चाहे मैं अगर यूं करता हूं तो ये एक्स जेड तल में आ गए। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? कौन से तल में आ गए ये? मेरी भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जो दोलन आप लोग देख रहे हैं, इस दोलन को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये कौन से तल में आ गए? एक्स जेड तल में आ गए। नहीं, यही बात समझ में है? अगर ये बात समझ में आ गई तो ये दोलन मैं बना रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। ये जो दोलन है ये एक्स और जेड तल में, इसलिए मैंने हल्का सा थोड़ा सा, एक मिनट, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये कैसे बने, इनको फील करने की जरूरत है। चित्र बोर्ड पे ऐसे दिख रहे हैं, क्लियर? इसमें ये काय के दोलन हो गए? चुंबकीय क्षेत्र के दोलन। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का शिखरमान हो गया। मुझे बता सकते हो, ये विद्युत क्षेत्र के दोलन है और ये चुंबकीय क्षेत्र के दोलन है, इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। कहानी समझ में आई? 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि देखो भैया, मैं अपना हाथ को ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, क्लियर? तो यहाँ में विद्युत क्षेत्र के दोलन तो यूं बनो है
और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन जो हाथ में बनवाइयों में नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना के बताता हूं अपने हाथ पे, है ना, गौर से देखिएगा आप लोग। देखो भैया ध्यान से, ये दोलन काहे के हो गए? विद्युत क्षेत्र का दोलन। ये वाला एक दोलन दिखा रहा हूं, ये दोलन ऐसे हो गया, ठीक है। और दूसरा दोलन ये मेरे हाथ में जो देख रहे हो ये ऐसे है, समझ गए ना? दूसरा दोलन ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसे है। तो दोनों दोलनों के बीच कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का हो गया। बात समझ में आ रही है क्यों बोल रहा हूं? ये काय के दोलन है? एक डॉट 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 वाले परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के दोलन है। ये काय के दोलन है? विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन से दोलनों से मिलकर बनी होती हैं? परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती है। दोनों परस्पर लंबवत है। किसी ने पूछा विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? तो बोला विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती है जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती है ना? विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। और सुनो, ये तरंग किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। और दोलन तरंग संचरण की दिशा के न्यों में रहे, तो दोलन तरंग संचरण की दिशा के कैसे है रहे? लंबवत। देखो ये वाले विद्युत क्षेत्र के दोलन कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र के दोलनों की बात कर रहा हूं। तरंग संचरण ऐसे हो रहा है, तरंग संचरण की दिशा ये है, लेकिन कंपन यूं हो रहे हैं, तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे हैं। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र के भी देख लो, तरंग संचरण की दिशा ये है, लेकिन दोलन यूं, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया। नहीं है मेरी बात में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो हम उसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। कहानी समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। तो एक बार लास्ट फिर से बोल रहा हूं, किसी ने पूछा विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो हम उसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत? तो फटाफट विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा पढ़ लो। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर विद्युत क्षेत्र के जो दोलन हो रहे हैं वो कौन से अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं? नहीं, एक्स वाई तो तल में हो रहे हैं। दोलन हो कैसे रहे? पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो कौन से अक्ष के अनुदिश हुए? वाई अक्ष के अनुदिश हुए। बोलो भैया, समझ गए? क्योंकि देखो पहले ये धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में गया, फिर ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में, फिर धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में, फिर ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में। समझ गए? ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के दोलन वाई अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं, तो विद्युत परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का समीकरण मैंने लिख दिया, ई वाई बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। अभी यार बताया था। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे बता सकते हो चुंबकीय क्षेत्र के दोलन कौन से अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं? समझ में आ गया आप लोगों को? चुंबकीय क्षेत्र के दोलन जेड अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं, तो बी जेड बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। कहानी समझ में आ रही है? ध्यान दो, विद्युत क्षेत्र के दोलन वाई अक्ष के अनुदिश हैं, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन जेड अक्ष के अनुदिश हैं, और तरंग संचरण की दिशा, ये तीनों सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं। किसी ने बोला चुंबकीय क्षेत्र के दोलन एक्स अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के दोलन वाई अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं, तो तरंग संचरण की दिशा कहाँ होगी? जेड अक्ष के अनुदिश। समझो, बदल बदल के बोल सकता, वो ठेकाना है कि विद्युत क्षेत्र के दोलन हमेशा वाई अक्ष के अनुदिश ही हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात को? लेकिन होंगे तीनों एक दूसरे के लंबवत। किसी ने बोला, सुनना, विद्युत क्षेत्र के दोलन एक्स अक्ष के अनुदिश,
चुंबकीय क्षेत्र के दोलन y अक्ष के अनुदिश, तो तरंग संचरण की दिशा। किसी ने बोल दिया विद्युत क्षेत्र के दोलन z अक्ष के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र के दोलन y अक्ष के अनुदिश है, तो तरंग संचरण की दिशा x अक्ष के अनुदिश। तीनों आपस में लंबवत होते हैं, बस दैट्स ऑल, खत्म कहानी। समझ गए ना? किसी ने बोला तरंग संचरण की दिशा y अक्ष की ओर है, विद्युत क्षेत्र के दोलन z अक्ष की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र के दोलन x अक्ष की ओर होगी। तीनों आपस में सदैव एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जो रामायण बोली आपको समझ में आई? क्लियर है? यहाँ पर मुझे जो नजारा दिख रहा है, विद्युत क्षेत्र के दोलन y अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। चुंबकीय क्षेत्र के दोलन z अक्ष के अनुदिश हो रहे हैं, और तरंग संचरण की दिशा कहाँ है? x अक्ष के अनुदिश। क्लियर? किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी भी बिंदु पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान का अनुपात जो होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, या विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के बराबर होता है। सी या बी की बात है। क्लियर? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E/B। जो रामायण बोली समझ में आई बात? सीन क्लियर है? इन समीकरणों के बारे में साइंटिस्ट मैक्सवेल ने बताया, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोगों को क्लियर है जो बात मैंने बोली? बोलो भैया। इसके बाद एक नोट दिया है, पढ़ लो, समझ जाओगे आप लोग। इसके बाद एक और नोट है, मैक्सवेल के अनुसार लिखा हुआ है ना, वो भी पढ़ लेना है ना। पूरा मत पढ़ना, थोड़ा सा ही पढ़ना, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सवेल के अनुसार C बराबर E/B भी लिख सकता हूं, आप चाहे तो बराबर करके ये भी लिख सकते हैं, E0/B0। क्लियर? लिख लो, नहीं तो बाद में रोओगे। आगे बढ़ता हूं। देखो भैया, हर माध्यम की अपनी एक विद्युतशीलता होती है और चुंबकशीलता होती है। क्लियर? किसी माध्यम में अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग अगर जा रही है, उस माध्यम में हमें विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निकालनी है ना? तो उस चाल को निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है ना, चाहे V बराबर लिख दो, चाहे C बराबर लिख दो, 1/√ε/μ। इनके बारे में आपने पढ़ा था। एप्सिलॉन को निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते थे, म्यू को निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते थे। राइट? आगे सुनिए ध्यान से। क्या मैं इस सूत्र को ऐसे नहीं लिख सकता? ये मैंने देखा भी था। √, चैप्टर 1 कूलाम का नियम पढ़ाया था, तो एप्सिलॉन बराबर ε0 अगर याद हो तो। म्यू बराबर चैप्टर 5 भले ही हट गया है, लेकिन कूलाम के नियम में बताया था म्यू बराबर होता है μr × μ0। कहानी समझ में आ रही है? आप लोगों को मालूम है प्रकाश की चाल जो हम लोग कितनी होती है? प्रकाश की चाल आप बताओ। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको मालूम है ये कहां से आई है? नहीं मालूम। देखो ये कहां से आई? 1/, यहां तक बात समझ में आई? 1/। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, हवा या निर्वात हेतु, ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, हवा या निर्वात हेतु के बराबर कितना होता है? जोर से बोलो। 1। हवा या निर्वात हेतु के बराबर भी 1 होता है और μr बराबर भी 1 होता है। ये दोनों मान एक यहां पर रख दूंगा तो क्या बचेगा? ε0। क्लियर? ये जो सूत्र है, इस सूत्र से हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल आ जाती है। हम लोग जानते हैं ε0 का मान चैप्टर 1 में पढ़ा था, 8.86 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। μ0 का मान अपन लोग जानते हैं 4 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये दोनों मान उठा के इसमें रख दोगे और सॉल्व करोगे तो चाल आ जाएगी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात? कहां से आई ये चाल? खैर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है आपसे, लेकिन कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंगें अगर किसी माध्यम में गति करती हैं तो उसकी चाल निकालने के लिए हमारे पास ये सूत्र है। इसी को हमने आगे बढ़ा दिया तो इससे क्या आ जाएगा? हवा या निर्वात में चाल आ जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? वही नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लो। इसके बाद इसी में बेटा हमको एक और दिया है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, देखो भैया माध्यम का अपवर्तनांक समझते हो? नहीं समझते? हर माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक से आप अंदाजा लगाओ गाढ़ेपन का। क्लियर? कोई चीज पतली होगी तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, जितनी ज्यादा गाढ़ी होती जाएगी उसका अपवर्तनांक उतना ज्यादा होता जाएगा। मान के चलो मेरे पास 2 माध्यम है, एक माध्यम का अपवर्तनांक 5 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 7 है, तो विरल माध्यम कौन सा हुआ? 5 वाला। और सघन माध्यम 7 वाला, है ना? घबराए नहीं, चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊंगा ना तो अपवर्तनांक से ही शुरुआत होगी। चैप्टर 9 में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे।
फिलहाल यहाँ पर एक सूत्र है, डायरेक्ट याद रखना, वैसे चैप्टर 9 में दोबारा आएगा ये सूत्र। क्लियर? तो वो सूत्र ये लिखा है, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू बराबर, इसका एक सूत्र लिखते हैं हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल वटे माध्यम में प्रकाश की चाल। सूत्र याद करना है, कर लेना, नहीं तो ऐसी को जरूरत ना है, क्योंकि चैप्टर 9 पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल वटे माध्यम में प्रकाश की चाल। कुछ लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, चाल है, चाल को V से भी प्रदर्शित करते हैं और C से भी प्रदर्शित करते हैं ना। तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, C लिख दिया मैंने, ठीक है। वटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, चाल माध्यम। क्लियर? म्यू बराबर C/V। को ठिकाना ने ऐसे लिखूं, 65 तरीके हैं, चाहे जैसे लिख लो। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या हवा अपन एक ही मानते हैं, तो चाल ही तो है, तो VA वटे माध्यम में प्रकाश की चाल VM। देखो गलत थोड़ी है, ये भी 100% करेक्ट है, पर हम लोग सामान्यतः हवा में प्रकाश की चाल को C से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए C कर दिया। तो डरब मत जाना इनसे, कहानी सभी कही है, नहीं है मेरी बात समझ। अब ये सूत्र आया कहां से है, तो इसका रास्ता तो चैप्टर नंबर 9 में बताऊंगा आपको। फिलहाल ये सूत्र लिखा हुआ है, एक बात देख लो आप लोगों से, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, मुझसे बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताइए। क्या बताइए भैया? विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताइए। गुण नहीं, गुण। क्या बताइए? गुण बताइए। तो भैया सुनते जाना, क्लियर? ध्यान से लिसन एवरीवन। विद्युत चुंबकीय, अभी आपने तरंगों के प्रकार पढ़े थे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे निर्वात में भी गमन कर सकती है। क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। आपने यांत्रिक या प्रत्यास्थ तरंगें नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी? उनके लिए माध्यम की आवश्यकता, उदाहरण क्या था? ध्वनि। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। अच्छी बात है। तो सुने भैया, मुझसे कह रहा है मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताऊं। तो पहला गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि ध्वनि तरंगों को होती है, वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगें परवर्ती विद्युत क्षेत्र और परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं, तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो त्वरित विद्युत आवेश से उत्पन्न होती हैं। त्वरित विद्युत आवेश का मतलब ऐसा आवेश जिसकी गति त्वरित गति है। त्वरित गति है, हाँ, कम ज्यादा हो रही है, कभी स्पीड बढ़ रही हो, कभी स्पीड घट रही हो, तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा होती हैं। कोई पूछा विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे पैदा होती हैं, तो बोला विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित विद्युत आवेश से उत्पन्न होती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ओके। यानी आवेश की गति अगर बढ़ रही हो या घट रही हो तो ये कैसा आवेश हो गया? त्वरित आवेश। आपने त्वरण पढ़ा होगा ना 11th में, वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण का मतलब ही किसी जगह अगर त्वरण, इंग्लिश में इसे एक्सीलरेटर बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसका काम क्या है? वेग में परिवर्तन करना ही तो होता है। अगर आवेश के वेग में बार बार परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा होती हैं। कोई पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे पैदा होती हैं, तो त्वरित विद्युत आवेश से उत्पन्न होती है। क्लियर है? जंगली इंसान को जंगल से जाने में डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जंगली जानवरों को जंगल से जाने में डर लगेगा क्या? उनका घर है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, नाम से सोचो, विद्युत चुंबकीय तरंगें, अब इनको अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए तो क्या ये प्रभावित होंगी? नहीं होंगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को यदि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजारा जाए तो ये उससे विचलित नहीं होती, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। नहीं है मेरी बात? आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान के चलिए ये दो प्लेटें हैं, इस पर धनावेश है, इस पर ऋण आवेश है, ठीक है। कोई आवेशित कण अगर ऐसे आएगा, मान के चलो धनावेश ऐसे आ रहा है, धनावेश ऐसे आ रहा है, यूं करके यूं आ रहा है, तो भैया ये धनावेश क्या करेगा? इसे नीचे की तरफ फेंकेगा और ऋणावेश भी नीचे की तरफ फेंकेगा, तो फाइनली इसकी गति परवलयाकार गति होगी। याद आ रहा है? ये विद्युत क्षेत्र है,
ऐसे तो आ ही रहा है, लेकिन धन और ऋण की वजह से इसमें बल नीचे की तरफ लगा, तो इसका और इसका परिणाम ही ऐसे ही तो आता था। याद आ रहा है? तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। लेकिन हमने पढ़ा आवेशित कण है तभी तो विचलित हो रहा है, अगर इस पर कोई आवेश नहीं होता तो सीधा निकल जाता। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को जब किसी विद्युत क्षेत्रीय चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि वो आवेश रहित होती हैं। बोला भैया? कोई पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगों पर परिणामी आवेश कितना होता है तो क्या बोलोगे? शून्य बोलोगे। समझ में आ रही बात? विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो अपने साथ ऊर्जा का संचरण भी करती हैं, यानी अपने साथ एक जगह से ऊर्जा को दूसरी जगह ले जाती हैं। कौन? विद्युत चुंबकीय नहीं, यही बात समझ। सूर्य से जितनी भी तरंगें प्राप्त हो रही हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें सूर्य की गर्मी को हम तक पहुंचा रही हैं, ट्रांसफर कर रही हैं, तो अपने साथ ऊर्जा का संचरण कर रही हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई है ना? विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर पड़ती हैं उस पर दाब आरोपित करती हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही? विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर पड़ती हैं उस सतह पर दाब भी आरोपित करती हैं। क्लियर? जो बातें मैंने आपको बोली समझ में आई? विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्लियर हुए? विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्या अनुप्रस्थ वर्ड आज तक कभी पढ़ा आपने? पढ़ा? अच्छी स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। याद है? निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहां मानते थे द्विध्रुव के? बताओ। लंबवत मानते थे। कोई भी काम अगर लंबाई के लंबवत हो रहा है तो इसका मतलब वो अनुप्रस्थ है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो दोलन हो रहे थे वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहे थे, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी तरंगें हुई? अनुप्रस्थ तरंगें हुई या अनुदैर्घ्य तरंगें हुई? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्लियर? कोई पूछा विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी तरंगें होती हैं तो बोलना अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्लियर? अगली बात, अगर माध्यम बदल जाए, मैं बोलूं तुमसे कि जाओ सड़क पे खड़ो कर दूं, कह दूं दौड़ो, दौड़ लोगे? तुम्हारी कुछ ना कुछ चाल भी होगी। दूसरे दिन मैंने कमर में पानी भरवा दो रोड पे, अब मैंने कह दी दौड़ो, दौड़ लोगे? दौड़ की कोशिश तो करोगे, चाल और बढ़ जाएगी। यानी अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होती है। इसी तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगें अलग अलग माध्यमों में जब प्रवेश करती हैं तो उसकी चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल अलग अलग होती है। हवाई निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है सबसे तेज। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल घटेगी, कम हो जाएगी। जो बात बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? 9-10 पास करके आए हो, वहां पर आपको परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन अपवर्तन ही पढ़ा होगा तुमने, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण नहीं पढ़ा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर, है ना? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, है ना, वो प्रकाश की तरह परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सभी घटनाओं को प्रदर्शित करती है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परावर्तन अपवर्तन तो जानते ही होंगे, वैसे मैं तो पढ़ाऊंगा ही चैप्टर नंबर 9 में। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको। कहानी समझ में आ रही है? जो बातें बोले वो बोलिए, आपको समझ में आई? एक बार फिर से बोल रहा हूं, आपको सत्य सत्य में जवाब भी देना है। सुन के, विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेश रहित होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें होती है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि का गुण प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना? विद्युत चुंबकीय तरंगें अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जिस सतह पर आपतित होती हैं उस पर दाब आरोपित करती हैं। पढ़ लो, समझ जाओगे आप। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।